हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीजा स्मार्ट एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो हमारा वहाँ ख़त्म हो चुका था इकोनॉमिक्स में। आज इस लेक्चर में हम हमारा क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे। पिछले जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक आपको करवाए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आगे यहाँ करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर टू नंबर 1 नीड फॉर द कमोडिटी, डिज़ायर फॉर द कमोडिटी, अमाउंट ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, डी इज़ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। तो बताओ डिमांड का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या सिर्फ नीड है, डिज़ायर है, या वो अमाउंट है कमोडिटी की जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर टाइम पे क्या की जाती है, डिमांड की जाती है, या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है? सी, अमाउंट ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, नेक्स्ट वन इज, इफ़ द डिमांड फॉर अ गुड इज़ इनइलास्टिक, अगर किसी भी गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक है, an increase in its price will cause the total expenditure of consumer of the good to, क्या होंगे उस टाइम पे, इनइलास्टिक के टाइम पे? मैंने आपको एक केस बताया था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसमें एक मेथड था आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये क्वेश्चन वहीं से रिलेट करता है कि जब आपकी डिमांड जो होती है वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, तो उस टाइम पे आपके टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या होता है, आपके टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ओके। The horizontal demand curve parallel to x-axis implies that the elasticity of demand is, देखिए डिमांड कर्व था आपका ये वाला, ठीक है, क्या है, पैरेलल टू द x-axis। ये होती है आपकी x-axis, ये होती है क्या, y-axis। इसके जब पैरेलल होता है तो डिमांड कैसी होती है आपकी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, 0, इन्फिनिटी इक्वल टू 1, या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, नंबर 1 इज क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम, क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, प्राइस टू चेंज इन इनकम, या इनकम टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए अब यहाँ ये कंफ्यूजिंग करने वाला है ना। हम जब भी इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड ओवर में प्राइस, है ना। और जब हम इनकम के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या मतलब फ़र्क पड़ा है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन इज, इफ़ कॉफ़ी एंड टी आर सब्स्टिट्यूट, व्हाट डू यू नो फॉर सर्टेन अबाउट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉफ़ी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ टी। बताइए क्या होगा इसमें, कैसा रिलेशन होगा। इट इज़ ग्रेटर देन 1, इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ इक्वल्स टू 1। कैसा होगा, मान लीजिए कॉफ़ी है और टी है, दोनों सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। डिमांड फॉर कॉफ़ी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ टी, मैं कहती हूँ कि प्राइस ऑफ टी जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो क्या होंगे, कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। बताया था ना, क्यों, क्योंकि यहाँ प्राइस बढ़ गए हैं टी के, तो अब हम इसको नहीं खरीदेंगे बल्कि क्या करेंगे, डिमांड करेंगे किसकी, कॉफ़ी की। तो इसके अंदर कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव। ठीक है, मैंने ये चीज़ बताई भी थी, सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट में कैसा रिलेशन होता है आपका, पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में कैसा रिलेशन होता है आपके पास यहाँ, नेगेटिव। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन इज़, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिव नंबर। मैंने ये चीज़ बताई थी कि नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, डिमांड इज़ प्राइस इलास्टिक, डिमांड इज़ प्राइस इनइलास्टिक, द डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिक, या फिर एन इंक्रीज इन इनकम विल रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, ये माइनस क्यों होता है, क्यों, क्योंकि आपके प्राइस और डिमांड क्या होते हैं, उस दोनों के बीच में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और इसी की वजह से आपका क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो स्लोप
डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। तो इसका रीज़न क्या होगा, डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। इसी वजह से क्या होता है, डिमांड आपकी नेगेटिव होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज अदर थिंग्स इक्वल इफ द गुड्स हैज़ मोर सब्सिट्यूट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैसी होएगी अगर उसके सब्सिट्यूट ज़्यादा हैं तो, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इस केस में, लार्जर, स्मॉलर, ज़ीरो या यूनिटरी। यूनिटरी के केस में क्या होता था, प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड सेम रहती थी। ज़ीरो के केस में डिमांड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। स्मॉलर के केस में डिमांड में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अभी एक बात बताइए, जब मार्केट के अंदर सब्सिट्यूट ज़्यादा हो जाएंगे कि एक के प्राइस घटे बढ़े, उससे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे दूसरी चीज़ पे, तो उस केस में उस चीज़ की प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होएगी, लार्जर होगी। कैसी होगी, लार्जर होगी। ओके, if next one is if elasticity of demand is very low, show that the commodity is, the elasticity of demand is very low। किस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम होती है, किस केस में, मतलब किस कमोडिटी के केस में, नेसेसरी गुड्स के केस में, लग्जरी के केस में, हैज़ लिटिल इम्पोर्टेंट इन टोटल बजट, या ए और सी अबो। तो एक बात बताइए, जो नेसेसरी होती है जैसे कि सॉल्ट हो गई या फिर कोई नेसेसरी जो चीज़ें हो गई, उस केस के उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। नेसेसिटीज़ के केस में हम उनको क्या करते हैं, चेंज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होती क्योंकि हमें वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द कोज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एक्सेप्ट द वन। अब आपको कुछ कोजेस दे दिए गए हैं। देखिए शिफ्ट इन डिमांड कैसे होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज या डिक्रीज किस वजह से होता था, मैंने बताया था अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर की वजह से आप क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, किसमें, डिमांड कर्व में। तो सबसे पहला आपको यहाँ दिया हुआ है ए में चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम तो होगा, ठीक है। चेंज इन प्राइस, चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट। देखिए चेंज इन इनकम इज अदर फैक्टर, चेंज इन फैशन इज अदर फैक्टर, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट इज अदर फैक्टर। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं चेंज इन प्राइस की, तो ये अदर फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये अदर फैक्टर में काउंटेबल नहीं होता। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड इन केस ऑफ। प्राइस बढ़ेंगे आपके तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये किस केस में होता है, देखिए यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, नेसेसिटीज़ के केस में, कंफर्ट के केस में, गिवन गुड्स के केस में, या लग्जरियस के केस में। तो इसका आंसर आएगा आपका गिवन गुड्स। क्या, गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, जब प्राइस अप भी हो तो भी हम क्या करते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। मतलब इसमें डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए गिवन गुड्स होते क्या हैं आपके, गिवन गुड्स द डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग विच शो मोर डिमांड एट हायर प्राइस। जब प्राइस आपके अप हो जाएंगे फिर भी हम क्या करेंगे, उनकी डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, सिंस देयर आर फ्यू सब्सिट्यूट फॉर द गिवन गुड्स। ऐसा अब क्यों होता है, एक बात बताओ, प्राइस अप होंगे डिमांड अप करें, किस केस में होगा, जब हमारे पास उस चीज़ के क्या है, सब्सिट्यूट बहुत कम है। मतलब हम शिफ्ट ही नहीं कर सकते, चाहे हमने प्राइस अप ही क्यों ना हो गए हो, लेकिन हम क्या करेंगे, उस चीज़ को परचेज करेंगे ही करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ये किस केस में होता है, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो राइस हो गया, ब्रेड हो गया, व्हीट हो गया। अगर इन चीज़ों के प्राइस अप भी हो जाएंगे तो ठीक है, हमें खरीदने ही खरीदने, क्यों, बिकॉज देयर आर नो सब्सिट्यूट फॉर दिस गुड्स। तो ये क्या है आपके गिवन गुड्स, और इसी केस में क्या होता है आपका, प्राइस और डिमांड पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द लो। किस लो की वजह से आपका डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड, देखो ये डाउनवर्ड है, प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है, ये स्लोप डाउनवर्ड है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मिनिमाइजेशन, या डी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका आंसर है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट करते हैं गेन, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, कम होती रहती है। तो हम क्या करते हैं, फिर आगे उसे ख़रीदना बंद कर देते हैं, उसकी डिमांड कम करते हैं, इसलिए ये नीचे की तरफ जाती है डिमांड। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ अनदर नेम फॉर लॉ ऑफ। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, देखिए हमने लास्ट क्लास में किया था, याद हो तो आपको, इसका ऑप्शन आएगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी इसका एक अनदर नेम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल
यूटिलिटी इज़ अ लॉ ऑफ, किसका लॉ है? देखिए यूटिलिटी, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो हम यूटिलिटी से हमें क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। और यहाँ ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे, वो किससे रिलेटेड हैं? कंज्यूमर से रिलेटेड हैं। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी किससे रिलेटेड होगा? कंज्यूमर क्या करता है? चीज़ों को, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कंजप्शन से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, या एक्सचेंज से? तो इसका आंसर आएगा आपके पास कंजप्शन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। तो ये जो लॉ है वो है कंजप्शन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है आपकी? डिक्रीज कर रही है, लेकिन क्या है? पॉजिटिव है। तो टोटल यूटिलिटी कैसी होगी? टोटल यूटिलिटी क्या होती है उस रेट पे? इंक्रीज तो होती है, लेकिन किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, बढ़ेगी तो सही लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम घट रही होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपके पास ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए आपको यहाँ डेफिनेशन दे दी मार्जिनल यूटिलिटी की, लेकिन आपको इन चार ऑप्शन में से क्या करना होगा? एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जो बिल्कुल सही होगा। द चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, नहीं ऐसा नहीं था। नेक्स्ट वन इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। देखिए एक सीधी सी बात है, मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है? एडिशन होता है, आपको पता है ना। नेक्स्ट में पढ़िए, टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एज मच ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल फॉर द कंजप्शन, नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन, आ गया वर्ड, एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्राइड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। एक एडिशन यूनिट से एडिशनल जो आपको यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ अ रेशनल कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर क्या है? रेशनल है। अगर वो इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा इसमें से? देखिए, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम वन प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर प्रोडक्ट। दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी। रीएलोकेशन ऑफ इनकम वुड इंक्रीज द कंज्यूमर टोटल यूटिलिटी। जो आपने इनकम को क्या किया? रीएलोकेट किया, दोनों चीज़ों में बांटा है, उससे क्या होगा? इंक्रीज होगी टोटल यूटिलिटी। या फिर द मार्जिनल यूटिलिटी पर लास्ट डॉलर स्पेंट इज़ द सेम फॉर ऑल गुड कंज्यूम। रेशनल है, इक्विलिब्रियम है, तो क्या बताया था इक्विलिब्रियम में? कि लास्ट रुपी से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी? सेम होगी। तभी क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम में होगा तो उसी कंडीशन में क्या होता है? कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर रेशनल होता है। ओके, आ रही है बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होएगा आपके पास यहाँ पे? सी। देखिए क्या होगा? सी। और लास्ट में आपको डी ऑप्शन दिया होता टोटल यूटिलिटी बिकम ज़ीरो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, साफ साफ नज़र में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपके। और भी मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि थ्योरी बेसिस जितना भी होगा उसे आप बहुत डीप में पढ़िए, क्योंकि अब यूजीसी क्या कर रहा है? थ्योरी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। थ्योरी पे, थ्योरेटिकल जितने भी एस्पेक्ट हैं उसमें से एक एक लाइन में जो माइनर से मीनिंग का डिफरेंस है ना, मीनिंग का भी जो डिफरेंस है वहाँ से भी उठाकर क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो आपको क्या करना है? अपनी थ्योरेटिकल पॉइंट जो है वो क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।